पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदान में सर्दी लगातार जारी है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जैसे तैसे लोग अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में पारा न्यूनतम दर्ज किया गया तो उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल तक हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों का हाल बुरा कर दिया है। इस ठंड को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ये सर्दी जमा देगी। दिल्ली ठंड में जम रही है। यहाँ की सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। ठंड का आलम ये कि यहाँ की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सर्दी ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहाँ की सर्दी ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में कोना कोना जमा जा रहा है। दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दिख रही है। पहाड़ों पे हो रही ताजा बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर में साफ देखा जा सकता है। जैसे जैसे पहाड़ों पे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, दिल्ली एनसीआर का तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें आईटीओ की, तो मैं इस वक्त आईटीओ पे आप सामने देख सकते हैं, मैं चौराहे पर हूं। ये वो चौराहा है जो दिल्ली के व्यस्तम चौराहों में से एक गिना जाता है, और जहां पिछली रात दिल्ली का तापमान 1 के आसपास था, जिसके चलते आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने लगातार 2 दिन पहले ही बता दिया था कि अगले कई दिनों तक दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते हम भी आपसे अपील करते हैं कि कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने। सुबह के वक्त सफेद चादर से दिल्ली लिपटी नजर आ रही है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। ट्रेन रुक रही है, ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई है, लोग ठंड में घरों में दुबके हैं। उत्तर भारत के बाकी राज्यों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूपी से बिहार और बंगाल से राजस्थान तक हर जगह सर्दी ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ ठहरा सा लग रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी और बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा ठंड का कहर यूपी पर पड़ रहा है, जहां ज्यादातर शहरों का पारा 2 से 4 डिग्री के बीच में है। कानपुर में पारा 2 डिग्री तक गिर गया, जबकि बाकी जगहों में भी कमोवेश यही हाल दिखा। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां आज का पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। हर तरफ घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी बेहद कम है। राजधानी लखनऊ भी सिहर रही है, जहां पारा 4 डिग्री पहुंच गया। आज का तो तापमान बहुत ज़्यादा हाई है। मैं करीब 40-50 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, और ठंड की वजह से मैंने डबल ग्लव्स पहन रखे हैं, जिससे गाड़ी और बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमको कानपुर सेंट्रल तक जाना है चौरी चौरा एक्सप्रेस से। लगभग 5 घंटे लेट है। सुबह 4:30 बजे का समय था, हम लोग 3:30 बजे आ गए थे। बिहार में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ये तीसरी बार है जब स्कूलों की छुट्टी को बढ़ानी पड़ी। पटना में हाल और बुरा है, हर तरफ कोहरा है और ठंड से बचने के लिए लोग जतन कर रहे हैं। वहीं इसका असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें रद्द हैं और कई लेट हैं। रेतीला राजस्थान भी कांप रहा है, लोग घरों में दुबके हैं। रेगिस्तान में 2 हफ्ते में 7 बार पारा 0 से नीचे जा चुका है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी भी ठंड की मार झेल रहा है। यहाँ ठंड ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। हाल बेहाल है, ठंड से बुरा हाल है। एक और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, हर तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ बर्फ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल अभी कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। सर्द मौसम में यूपी की राजनीति में गर्माहट है। अखिलेश यादव को डर है उनकी मौत का। डर है कि कहीं पुलिस वाले उन्हें मार न दे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजधानी में सियासी पारा गर्म हो चला है, और इसके साथ ही आज दिन भर लखनऊ की सड़कों पर खूब हंगामा देखने को मिला। ये रिपोर्ट आपके लिए। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब? हाँ,
नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। तो सुना आपने, अखिलेश को डर सता रहा है। डर ये कि कहीं यूपी पुलिस उन्हें जहर ना दे दे, डर ये कि कहीं चाय पिलाकर उन्हें मार ना दिया जाए। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कप आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। आखिर अखिलेश को किस बात का डर है? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हुजूर, क्या इतना डर है कि दिन दहाड़े आपको पुलिस जहर देकर मार डालेगी? अब जरा मौका और दस्तूर को भी समझ लीजिए। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह डर कब और क्यों जाहिर किया? दरअसल समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पर पहुंच गए। उन्हें आता देख कई पुलिस अफसर उनके पास पहुंच गए और उनके लिए चाय मंगवाने लगे। इस पर अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय की चाय पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, हम अपनी चाय लाएंगे, कप आपका ले लेंगे, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कप आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, अखिलेश यादव ने आतंकवादियों पर भरोसा किया, उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन यूपी पुलिस पर संदेह करते हैं। अखिलेश अलकायदा के आतंकियों का बचाव करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस पर शक करते हैं। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाना ने मनीष जगन अग्रवाल को सुबह गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हजरतगंज कोतवाली में 3 केस दर्ज कराए गए थे। बताया गया कि मनीष जगन अग्रवाल ही सपा का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था। वो सीतापुर का रहने वाला है। 6 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के ट्विटर हैंडल पर रेप और जान से मारने की धमकी दिए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। मनीष जगन के खिलाफ एफआईआर में सपा के मीडिया समन्वयक आशीष यादव और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का भी नाम है। इस गिरफ्तारी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समेत समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय के गेट नंबर 2 पर धरने पर बैठ गए। मनीष जगन अग्रवाल की रिहाई को लेकर जमकर नारेबाजी शुरू हुई। जब किसी की गिरफ्तारी में सरकार और डीजीपी कार्यालय इन्वॉल्व होगा तो स्वाभाविक रूप से अपनी गिरफ्तारी को जस्टिफाइड करने के लिए एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। यही घटना घटी है श्री जगन अग्रवाल जी के संबंध में। वो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाते हैं और ट्विटर हैंडल पूरे प्रदेश और देश में जाता है। कोई भी किसी राष्ट्रीय पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाला व्यक्ति इतना पागल नहीं है कि पूरे देश में अभद्र टिप्पणी का कोई बयान देगा। इस दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। जमकर हंगामा देखने को मिला। लखनऊ के सर्द मौसम में सियासत गर्म हो चुकी है। कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर खुद पार्टी अध्यक्ष सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंच गए। देखना होगा कि सियासी हंगामे का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जोशी मठ जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जो खुद ये कह रहा है कि अगर उसे बचाया नहीं गया तो उसका वर्तमान खत्म हो जाएगा। जोशी मठ के लोग डर और दहशत के साए में हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं आज की रात आखिरी रात ना हो। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये कि आखिर जोशी मठ के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है वो गुनहगार? आखिर जोशी मठ को ये खुद क्यों कहना पड़ रहा है कि उसके अस्तित्व को, उसके वजूद को बचा लिया जाए? ये रिपोर्ट देखिए। टूट गए हैं मकान, टूट गए हैं अरमान, चकनाचूर हो रहे सपने, डर है कहीं खो न जाएं अपने। आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों दरक रही है? कैसे बढ़ता गया जोशीमठ का संकट? क्यों दरकने लगे जोशीमठ के पहाड़? कौन है जोशीमठ की नई आपदा का गुनहगार?
सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ पर संकट के बादल हैं। जोशीमठ के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, भावुक हैं, क्योंकि उनके आशियाने पर संकट है। उत्तराखंड सीएम धामी जब लोगों से मिले तो लोग भावुक हो उठे, परेशानियां बताई। सीएम ने आश्वासन दिया उनके हर मर्ज का इलाज किया जाएगा, उनके दर्द को समझा जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साफ तौर पर है कि सरकार के सामने अब चुनौती है कि लोगों के आशियाने को कैसे बचाएं। जोशीमठ पौराणिक शहर है, लेकिन अभी ये शहर रो रहा है। यहाँ हर कोई खौफ में जी रहा है। संकट ऐसा है कि कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। काश कोई कह देता जो जैसा था सब कुछ वैसा ही लौटा दिया जाए। आप चिंता मत करो, हम आपको आज ही कराते हैं, आज ही करवा रहे हैं। आप चिंता मत करो, हम आपको आज ही कराते हैं। मेरे पति बीमार आदमी है, कितने महीनों से इलाज हो रही उनकी। इन बूढ़ी आंखों में इतनी बेबसी कभी नहीं थी। पहाड़ों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रही, लेकिन अब जोशीमठ का दर्द मानो अंतहीन है। यहाँ कई इलाके इस ताजा संकट से बेबस हैं। इन इलाकों में संकट मनोहर बाग, रविग्राम, गांधीनगर, मारवाड़ी वार्ड, गौरंग, होसी, परसारी, जिरोबैन, सिंघधार में। जोशीमठ में आपदा और प्रशासन अपने अब कार्यों में लग चुका है। सीएम के दौरे के बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में है। तमाम रास्ते हैं जो कि बहुत खराब हैं, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के लोग उन गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि हर एक आदमी की तकलीफ को दूर किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, मंडलायुक्त हैं और साथ साथ डीएम भी हैं, और सभी लोग यहाँ पर खराब रास्तों से गुजरते हुए लोगों की तकलीफों में शामिल होने पहुंच रहे हैं, ताकि सबको यहाँ पर राहत दिलाई जा सके, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको राहत मिले। जोशीमठ आपदा से गुजर रहा है और सरकार सभी पीड़ितों को मदद दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जब सर्वे काम कंप्लीट होता है, किस तरह से लोग अब समस्या का समाधान पाते हैं। ये इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। इस समस्या की असल वजह क्या रही है जो जोशीमठ पर अस्तित्व का संकट टूट पड़ा? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। यहाँ एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन धंसती जा रही है। प्रकृति की अनदेखी कर लगातार हो रहे विकास के काम ने जोशीमठ को प्रभावित किया है। जोशीमठ से जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पीछे दो कारण है। दो कारण क्या? एक आप देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये है चार धाम ऑल वेदर रोड। कहा जाता है कि चार धाम ऑल वेदर रोड बन जाने से ऑल वेदर यानी कि हर सीजन में आप चार धाम जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से पहाड़ों की कटाई हो रही है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब कई बार गाड़ियां यहाँ से गुजरती है तो ऊपर से चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है और कई बार लोगों की जान चली जाती है। पहला कारण ये। अब इसके बाद देखिए आप दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण आपको वो वाली तस्वीर में वहां की दिखाऊंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि तपोवन में जिस टनल का निर्माण हो रहा है वो टनल अभी तक जोशीमठ पहुंची है, और जोशीमठ चूंकि उसका निर्माण वहां पर हुआ, आपने देखा होगा कि ब्लास्टिंग वहां पर हुई। ब्लास्टिंग के बाद अब वहां पर रिसाव काफी ज्यादा हो रहा है। लोगों की घरों में दरारें आ चुकी, सड़कों में दरारें आ चुकी है, और यही वो जगह आपको नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं जो आपको पाइप सी वहां पर व्हाइट कलर की नजर आ रही है, ये है इस जगह का नाम अगर बात की जाए तो सेलन इस जगह का नाम है, और यहीं पर वो तपोवन टनल आकर खत्म होगी। जानकार कहते हैं कि जोशीमठ पर इस संकट की मुख्य रूप से 3 बड़ी वजह हैं। पहला, जोशीमठ का भूस्खलन के मलबे पर बसा होना। दूसरा, जोशीमठ का भूकंप के जोन 5 में होना। और तीसरा, जोशीमठ में लगातार पानी का बहाव। पानी का लगातार बहाव चट्टानों को कमजोर कर रहा है। जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी गई। विकास करने के लिए खिलवाड़ किया जाता रहा। 1975 में बनाई गई मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है। यहाँ की तलहटी में विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता।
बड़े बड़े निर्माण और खनन के काम नहीं किए जा सकते। जोशीमठ का इलाका जो है एक जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड के ऊपर बना हुआ है, और ये लैंडस्लाइड करीब 6000 और 7000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था, और वो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो गया था, पर धीरे धीरे वो अभी भी स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कोई गिरती है और कोई चीज़ किसी स्लोप पे गिरती है तो उसको स्टेबलाइज होने में समय लगता है। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत इंदौर प्राधिकरण की तरफ से पधारो मारा घर अभियान की तर्ज पर अतिथि देवो भव का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके तहत शहर के करीब 75 घरों ने अपने घर पर प्रवासी भारतीयों को ठहरने की अनुमति दे दी है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इंदौर में 3 दिन तक चलने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो गया है। पहले दिन युवा प्रवासी भारतीयों के सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो एक बार समय निकालकर सराफा बाजार जरूर जाएं। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए। अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है, और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में जहां साथ में लगते महाकाल लोक ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारी आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो कहता हूं कि आप सभी 56 दुकान भी जाइए। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा, इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है बल्कि यह बड़े दिल वालों का भी शहर है। मैं सराफा बाजार तो नहीं गया, लेकिन कल रात 56 दुकान जरूर गया था। 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि होंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलिया हाउस पार्लियामेंट की सदस्य जेनिटा मिस्क्रिनहेंस रहेंगी। इंदौर और इंदौरियत ऐसी चीज है कि एक बार कोई यहाँ आ जाए तो ना तो इंदौर की खूबसूरती को भूल सकता है, न ही इंदौरवासी की इंदौरियत को। यही वजह है कि जब दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने इंदौर की धरती पर कदम रखा तो इंदौर की मिट्टी की खुशबू और यहाँ की आबो हवा ने उन्हें पल भर में इंदौर का मुरीद बना दिया। खासकर भारत की संस्कृति और परंपरा से जब वो लंबे अरसे बाद जुड़े तो विदेशी धरती पर बसे प्रवासी भारतीयों को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ कि उनकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। भारत की मिट्टी से जुड़े लोग आज दुनिया भर में अपनी जड़ें जमा चुके हैं, जहां न सिर्फ उन्होंने उस देश के विकास में अहम योगदान निभाया है बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और परंपरा से भी परिचय करवाया है। यही वजह है कि जब कतर में रह रहे प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे तो अपनी मिट्टी से जुड़कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर चाहे वो इंदौर की आव भगत की बात हो या फिर इंदौर के लजीज खाने की। विदेशी धरती पर रह रहे प्रवासी भारतीयों की मिट्टी चाहे भारत के किसी भी राज्य से जुड़ी हो, लेकिन इंदौर पहुंचकर वो इंदौर के होकर रह गए। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जिस स्तर पर किया जा रहा है उसका मकसद न सिर्फ विदेशी धरती पर रह रहे भारतीयों को दोबारा अपनी मिट्टी से जोड़ना है
बल्कि सरकार की कोशिश है कि आप दुनिया में जहां भी रहें अपने देश की मिट्टी की संस्कृति और परंपरा को हमेशा याद रखें। यही वजह है कि पीएम मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तब उनकी प्राथमिकता यही होती है कि विदेश में रह रहे अपने देशवासियों से मिलें। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया पीएम मोदी की लीडरशिप का न सिर्फ लोहा मान रही है बल्कि उनकी छवि अब वर्ल्ड लीडर की बन गई है। दुबई से आए इन बच्चों को पीएम मोदी से मिलने का एक्साइटमेंट इतना है कि इन्होंने पीएम मोदी से मिलने पर क्या-क्या करना है उसकी प्लानिंग पहले से कर ली है। इंदौर बदल चुका है। इंदौर की इंदौरियत तो पहले भी थी, लेकिन जिस तरह से इंदौर ने पिछले कुछ सालों में विकास के नए आयाम को छुआ है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने यहां और प्रशासन के साथ आम लोगों ने जिस तरह से इंदौर को सजाया संवारा है उसी की बदौलत आज न सिर्फ इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है बल्कि दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर का नाम गिना जाता है। यही वजह है कि जब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इंदौर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक पहुंची तो इंदौर की चमक को देखकर वो भी इंदौर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। बहरहाल इंदौर इस वक्त मेहमानों की मेहमान नवाजी में व्यस्त है। ऐसे में यहाँ आए प्रवासी भारतीय न सिर्फ इंदौरियों की अवभगत से मंत्रमुग्ध हो गए हैं बल्कि यहाँ के खाने ने तो मानो उनको इंदौर का दीवाना बना दिया है। ऐसे में बस उनको इंतजार है देश के प्रधानमंत्री के आने का, जब वो इंदौर पहुंचेंगे और इन प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और इन्हें संबोधित करेंगे। एक दिन का और इंतजार, उसके बाद इंदौर बन चुके विदेशी मेहमान के साथ पीएम मोदी भी इंदौर के रंग में रंगे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।